जय हिंद दोस्तों। हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, जो कि यह होने वाले बिहार पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और ये अगर ये वीडियो आपको पसंद है दोस्तों, इसे लाइक शेयर अवश्य करें और अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कथन कि भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं, जो कि इसका पहला वाला राइट है दोस्तों। पहला वाला कथन इसका सही है। दूसरा वाला है इसमें कि इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिमी से आई थी। तो इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ कहाँ से आया था? तो ये पश्चिम से आया था, जो कि इसका दूसरा वाला भी सही है दोस्तों। पहला वाला भी इसका सही है और दूसरा वाला इस पे दोनों सही कथन इसमें है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। तो आधुनिक समाज की विशेषताओं में बताना है क्या सम्मिलित है। तो आधुनिक समाज में स्वतंत्रता सम्मिलित है, जो कि सही है। स्वतंत्रता ये आधुनिक समाज में सम्मिलित है। फिर उसके बाद समानता भी सम्मिलित है, ये भी सही है। समानता भी सम्मिलित है। और सामंती व्यवस्था जो कि ये नहीं है, तीसरा वाला इसका नहीं है। और लोकतंत्र ये भी सम्मिलित है, इसमें लोकतंत्र भी सम्मिलित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे का काम करने को किसे सौंपा था। तो ये सौंपा गया था जेम्स रेनेले को। जेम्स रेनेले को। ऑप्शन इसका पहला वाला सही है। किसे सौंपा गया था? तो जेम्स रेनेले को सौंपा गया था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर था है दोस्तों, 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में बताना है। इसमें पहला कथन दिया गया है। पहला इसमें अमेरिकी शेयर बाजार बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी, जो कि इसका सही है। पहला वाला ही सही इसका। दूसरा है अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन व्यवस्था पर पड़ा था। तो इसका दूसरा वाला सही है। इसमें दोनों का सही है। पहला वाला दूसरा वाला दो इसमें सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। ऑप्शन इसका सी वाला सी होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा रहा है कि 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। तो पुलिस हड़ताल का कारण बताना है। इस पे क्या था? इसमें कम वेतन मिलना, ये जो कि कम वेतन मिलना और खराब भोजन, ये दोनों मुख्य कारण थे। कम वेतन मिलना और खराब भोजन, ये दोनों मुख्य कारण थे। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल के ही मुख्य कारण था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी इसमें दो सही है। ए और दोनों सही है। ऑप्शन इसका सी वाला सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उस अंग्रेज का नाम है कैप्टन हडसन। कौन है? तो कैप्टन हडसन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। कैप्टन हडसन था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि वाणिज्यिक
कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में बताना है, इसमें कौन सा सही है। पहला इसमें दिया गया है कि वाणिज्यिक कंपनियां का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था, जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरा वाला है कि वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। तो इसका दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, इसमें दोनों सही हैं, पहला और दूसरा इसमें दोनों सही हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, एवं कहा जा रहा है कि बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला थे। बंगाल के नवाब कौन है? तो सिराजुद्दौला। और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? तो बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच मुख्य टकराव क्या था? इसके बीच मुख्य टकराव को बताना है। मुख्य टकराव क्या था? तो मुख्य टकराव इसमें फरमान का दुरुपयोग करना, जो कि इसका मुख्य कारण था, फरमान को दुरुपयोग करना। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण था कि फरमान का दुरुपयोग किया जा रहा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिराजुद्दौला के संबंध में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया है कि 1756 ईस्वी में मजीद उली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जो कि सही है। ये क्वेश्चन 9 ये इसकी मृत्यु हुई थी मुर्शिद कुली की। इसकी मृत्यु 1756 में हुआ था, 1757 में हुआ। कब हुआ? तो 1727 में हुआ। जो इसमें 1756 यज्ञ है, ये गलत है, इसका पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा में कहा रहा है कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर के विवाद था, जो कि दूसरा वाला सही है। तीसरा है कि सिराजुद्दौला का बड़ गायब के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो ये इसमें सही है। तीसरा भी सही है, इसमें इसमें दूसरा तीसरा केवल सही है। ऑप्शन इसका सी वाला सही होगा, दूसरा और तीसरा सही, पहला वाला इसका गलत है। ऑप्शन इसका सी सही होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर ऐसा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसमें जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि सिराजुद्दौला के हार का प्रमुख क्या कारण था? तो सिराजुद्दौला के हार प्रमुख क्या कारण थे? सिराजुद्दौला किसके कारण हारा? ये सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी के कारण हारा था। इसके कारण सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी के कारण हारा था। ऑप्शन नंबर 10 वाला सही दोस्तों, ऑप्शन इसका सी सही है। 1757 के प्लासी के युद्ध लड़ाई हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और इसका सेनापति कौन था? तो मीर जाफर इसका सेनापति था। इसने धोखा दे दिया था और सिराजुद्दौला युद्ध में हार गया था और अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें असत्य कथन को बताना है दोस्तों। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था, जो कि ये सही कथन है, पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, ये गलत है, दूसरा वाला इसका गलत आंसर है। इसमें बताना था कौन सा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा असत्य है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला ही असत्य है, तो केवल इसमें केवल दूसरा वाला ही असत्य है, ऑप्शन इसका वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। मीर जाफर ये जो कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। 1764 ईस्वी में मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हरा दिया गया और उस समय मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बक्सर के युद्ध के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो पहला है कि बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई थी, जो कि ये गलत है। बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो ये अंग्रेजों के बीच हुआ था और मीर कासिम
के बीच हुआ था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था और अवध के नवाब के बीच में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला गलत है दोस्तों। दूसरा है इसमें कि बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने अपनी कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दी थी, जो कि ये गलत है। दूसरा वाला भी इसका असत्य है दोस्तों, दूसरा वाला भी असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें ना तो पहला सही है और ना ही इसमें दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों, ना तो इसमें पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, 14 कहा जा रहा है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायक संधि के संदर्भ बताएं, इसमें कौन कथन सत्य है, सत्य कथन को चुनना है, इसमें कौन सा कथन सत्य है। सहायक संधि में पहला दिया गया है कि सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, जो कि सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरा कह रहा है कि सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी के द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, तो ये दूसरा वाला भी सही है इसका। तीसरा है कि सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुका पाने पर कंपनी उसे रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी, इसका तीसरा वाला भी सही है। इसमें तीनों सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। पहला दूसरा तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि हैदर अली की मृत्यु की किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? तो ये हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। किस में हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। हैदर अली जो कि ये मैसूर का शासक था, हैदर अली तथा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़े थे। 4 मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। हैदर अली का शासन 1761 से लेकर के 1782 ईस्वी तक था हैदर अली का शासन। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कैंसर के कारण इसकी मृत्यु 1700 कब हुई थी? 1700 में, 1782 में हुआ था, 1782 में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके पश्चात टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया था। उसके पश्चात टीपू सुल्तान के द्वारा युद्ध का नेतृत्व किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए थे? तो अंग्रेजों के खिलाफ इसमें बताना है कौन से कदम टीपू सुल्तान के द्वारा उठाया गया था और इसमें सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन इसमें बताना है। तो 16 में दिया गया है, पहला कथन है इसका कि 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था, जो कि ये गलत है। क्या है? ये गलत है। ये कब हुआ था? तो ये 1785 में हुआ था। कब हुआ था? 1785 किया गया था ये, न 1786 में। फिर उसके बाद ये पहला वाला इसका तो गलत हो गया। दूसरा है कि उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए थे, जो कि सही है, दूसरा वाला इसका सही है। तीसरा है इसमें कि फ्रांसीसी की मदद से वे अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था, तो तीसरा वाला भी इसका सही है और दूसरा वाला भी इसका सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें केवल दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, केवल दूसरा और तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1799 के टीपू के हार के संबंध में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला इसमें दिया गया है कि श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया। तो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, जो कि सही है, पहला इसका सही है। दूसरा है कि वोडियार वंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, तो इसका दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, तो ये भी इसमें सही है। इसका तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, इसमें तीनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सर्वोच्चता की नीति
किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो सर्वोच्चता की नीति ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें इस वीडियो को। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रानी चेन्नम्मा के बारे में बताना है, इसमें कौन सा कथन सत्य है रानी चेन्नम्मा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें दिया गया है कि रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से था, तो जो कि सही है। रानी चेन्नम्मा का संबंध कहाँ से था? तो कर्नाटक से था। रानी चेन्नम्मा अंग्रेज के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासकिया थी, जो कि ये गलत है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका गलत है। दूसरा है कि 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में ही जेल में उनकी मृत्यु हो गई। तो तीसरा वाला भी इसका सही है। इसमें पहला और तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों, केवल पहला और तीसरा इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो कंपनी के द्वारा सिंध पर कब्जा 1843 ईस्वी में किया गया था। कब? 1843 ईस्वी में किया गया था। 1843 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, 1843 में किया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि सहायक संधि के संबंध में मिलान कराना है। तो सहायक संधि के संबंध में मिलान कराना है। रियासतें दी गई हैं और वर्ष दिया गया है। रियासतें और वर्ष दिया गया है। तो सतारा 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 ये कब इसका विलय किया गया था सहायक संधि में? तो सतारा को 1848 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1848 में किया गया था। इसका बी वाला सही है। संबलपुर संबलपुर को किया गया, तो संबलपुर 1850 में किया गया था। 1850 में ए वाला इसका सही है। फिर उदयपुर उदयपुर को किया गया, तो उदयपुर को 1852 में किया था, डी सही है। फिर नागपुर नागपुर को 1853 में किया गया था विलय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का बी है और दूसरे का ए है, तीसरे का डी है और चौथे का सी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अवधि के कारण अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सत्य कथन बताना है। तो पहला दिया गया है कि अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन के आजाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया था, जो कि सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोपी गई थी, तो इस दूसरा वाला भी सही है। दूसरा वाला भी सही है। 1801 ईस्वी में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी। तीसरा है कि जनता जो है अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्हें अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, जो कि ये तीसरा वाला इसका गलत है। पहला और दूसरा इसमें सही है, तीसरा वाला गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। पहला और दूसरा इसमें सही है, पहला दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था निम्नलिखित की विशेषताएं हैं। तो किसकी विशेषताएं हैं? इसमें सत्य कथन को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 23 में इसमें पहला कथन दिया गया है कि हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। तो हर जिले में 2 अदालतें बनाई गई थी, जो कि सही है, फौजदारी और दीवानी। दूसरा है इसमें कि दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। ये दो दूसरा वाला का गलत है। तीसरा है फौजदारी अदालतें भी अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो तीसरा वाला इसका सही है, दूसरा वाला इसका गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा इसमें सही है दोस्तों, पहला और तीसरा वाला ही इसका सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। केवल इसमें
तीसरा और पहला सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों। 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो ये चलाया गया था एडमबर्ग, एडमबर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, एडमबर्ग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि जिस समय बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलेजली था। कौन था? लॉर्ड विलेजली। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा, लॉर्ड विलेजली उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें असत्य कथन को चुनना है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 26 में इसमें दिया गया है कि अस्थाई बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुए, जो कि सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि इसमें अस्थाई बंदोबस्त की रकम ज्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमीनें जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई थी। तो दूसरा वाला भी इसका सही है। तीसरा है कि किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज्यादा थी और जमीन पर उसका अधिक सुरक्षा नहीं था। तो ये तीसरा वाला भी इसका सही है। इसमें तीनों कथन सत्य हैं। इसमें असत्य कथन को बताना है। इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो महलवाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, लॉर्ड हेस्टिंग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में बताना है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो महलवाड़ी के संबंध में बताना है। पहला दिया गया है कि अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था। महलवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा पहली बार लागू किया गया था, जो कि ये गलत है। अलेक्जेंडर द्वारा लागू किया गया था। ये हाल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेजी अधिकारी था। 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले लागू किया गया था। इसका पहला वाला गलत है। दूसरा इसमें कह रहा है कि यह व्यवस्था महल जो कि गांव का एक समूह होता था उससे की जाती थी। सही है, दूसरा वाला इसका सही है। तीसरा है कि भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय की जाती थी, जिसको चुका चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महल की होती थी। तो ये इसका तीसरा वाला भी गलत है। इसमें राइट आंसर केवल दूसरा वाला ही सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, केवल केवल इसमें दूसरा वाला ही सही होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया है कि सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया था, जो कि सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयत से लिया जाता था। तो इसका दूसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल में बताना है कि नील विद्रोह कब हुआ था। तो ये 1859 में हुआ था। कब हुआ था? 1859 हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बिला सही है। कब हुआ था? 1859 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो आदिवासी समूह इसमें से कौन से पशुपालक नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये बैगा बैगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। बैगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर बच्चे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 कहा रहा है
कि औपनिवेशिक आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े हैं। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर असर पड़े हैं। पहला इसमें दिया गया है कि आदिवासी मुखियाओं से उसका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियां छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, जो कि इसका दूसरा वाला पहला वाला इसका क्या है, गलत है। पहला वाला इसका गलत है। दूसरा है कि घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा, जो कि इसका दूसरा वाला सही है। केवल दूसरा वाला इसका सही है, पहला वाला इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि आदिवासी विद्रोह तथा उनसे उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान कराना है। तो आदिवासी विद्रोह दिया गया है और वर्ष दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 में। इसमें दिया गया है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। फिर कोल विद्रोह कब हुआ था। तो 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। फिर आता है वली विद्रोह ये कब हुआ था। तो वली विद्रोह ये 1940 में हुआ था। कब हुआ था, 1940 में हुआ था। और बस्तर विद्रोह कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा। एक का पहला सही है, दूसरे का बी सही है, तीसरे का डी सही है और चौथे का सी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिरसा मुंडा के संदर्भ बताना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है बिरसा मुंडा के बारे में। इसमें बिरसा मुंडा के बारे में पहला कथन दिया गया है कि बिरसा मुंडा समाज में सुधारक के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिक कर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिया था, जो कि सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता दया पर जोर देते थे। तो दूसरा वाला भी इसका सही है। इसमें दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 कि गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो कौन सी गवर्नर जनरल थे जिनके द्वारा यह कहा गया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक होंगे। ये कहा गया है किसके द्वारा। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका वाला राइट होगा, लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए थे। इसमें सत्य कथन बताना है कौन से कदम उठाए गए थे। पहला दिया गया है इसमें कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी थी, जो कि सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिल जाएगा। इसका दूसरा वाला सही है और पहला वाला भी सही है। इसका इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है दोस्तों। पहला दूसरा इस दोनों सही है। फिर के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को किस दिन फांसी दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 37 में बताना है। तो 8 अप्रैल 1857 को कब दिया गया था। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। तो बागी दिया गया है और वर्ष दिया गया है। दिया गया है नाना साहेब। नाना साहेब नाना साहेब ये कहाँ से थे। तो नाना साहेब ये
कहाँ से थे? तो ये कानपुर से थे, कानपुर से थे नाना साहब। बी इसका सही होगा। बिरजिस कद्र, बिरजिस कद्र ये कहाँ पे थे? तो बिरजिस कद्र ये कहाँ के थे? तो ये लखनऊ के थे बिरजिस कद्र, इसका पहला वाला सही होगा। फिर उसके बाद आता है रानी अवंतीबाई लोधी, रानी अवंतीबाई लोधी ये कहाँ से थी? तो ये राजगढ़ से थी। और रानी लक्ष्मीबाई ये कहाँ से थी? तो झांसी से थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए का बी है, दूसरे का ए है, और तीसरे का सी है, और चौथे का डी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विद्रोहियों को संबंध में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया है कि बहादुर शाह जफर को उसकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई, जो कि ये गलत है। पहला वाला इसका गलत है। इसका पहला वाला गलत है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1862 में हुआ था, 1862 में हुआ था इनकी मृत्यु। फिर उसके बाद आता है कि दूसरा है कथन इसका 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी, जो कि ये दूसरा वाला इसका सही है। तीसरा है कि तात्या टोपे मध्य भारत के जंगल में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते थे। तो तीसरा वाला भी इसका सही है और दूसरा वाला भी इसका सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। दूसरा और तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए थे। तो उनसे अंग्रेजों के द्वारा उनकी नीतियों में बदलाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 में इसमें पहला दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया, जो कि सही है। दूसरा है कि डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दे दी गई। इसका दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सामना करने का फैसला किया गया। तो इसका तीसरा वाला भी सही है, इसमें तीनों सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। 41 में कहा जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था विलियम्स जोन के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया था। सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बनारस में हिंदू कलकत्ता की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। किसके? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि मैकाले की मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित कब किया गया था? ये पारित किया गया था 1835 में। कब? 1835 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा है कि 1854 के बुट डिस्पैच के संबंध में लिखित कथन पर विचार कीजिए। 1854 के बुट डिस्पैच के संबंध में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 44 में पहला कथन दिया गया है कि बुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया है, जो कि ये सही है पहला वाला। दूसरा है कि बुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 की सरकारी विभाग का गठन किया गया,
ताकि शिक्षा संबंधित सभी मामले पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। इसका दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र को भी बढ़ाया गया था। इसका तीसरा वाला भी सही है। इसमें तीनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है, महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधित विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 में बताना है। इसमें पहला कथन दिया गया है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, जो कि सही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने समाज में परिवेश से काट देगी। दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि उनके अनुसार पढ़ने लिखने वाले की क्षमता पा लेने ही शिक्षा का नहीं है। तो ये तीसरा वाला भी इसका सही है। इसमें तीनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। इसमें क्या है, तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि टैगोर के शिक्षा संबंधित विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन सत्य है टैगोर के शिक्षा संबंधित विचारों के बारे में। पहला दिया गया है इसमें कि टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। तो टैगोर क्या थे, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, जो कि सही है। पहला सही है इसका। दूसरा है कि उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये दूसरा वाला भी सही। तीसरा है कि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के सर्वश्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रित चाहते थे। तो इसका तीसरा वाला भी सही है। इसमें तीनों सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों कि सती शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सती शब्द का इसमें क्या अर्थ होता है, तो सदाचारी महिला। सदाचारी महिला, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। सती का अर्थ होता है कि सदाचारी महिला होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 में कि राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजा राम मोहन राय के संबंध में बताना है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया गया है कि उन्हें कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो कि सही है। कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। दूसरा है कि राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। तो ये दूसरा वाला भी इसका सही है। तीसरा है कि राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की थी, जो कि ये गलत है। तीसरा इसका गलत है। इसमें पहला और दूसरा केवल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा दोस्तों। पहला और दूसरा इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधारक की पहल प्रारंभ की थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि विधवा विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था। तो विधवा विवाह कानून ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था। ये पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्रों का मिलान कीजिए। तो सुधारक दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये कहाँ पे खोले थे स्कूल, तो ये कलकत्ता में खोले थे। फिर आता है ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले ये कहाँ खोली थी, तो ज्योतिबा राव फूले ये महाराष्ट्र में खोली थी। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद आता है आर्य समाज। आर्य समाज के द्वारा कहाँ पे खोला गया था, तो आर्य समाज के द्वारा ये पंजाब में खोला गया था। फिर उसके बाद आता है भोपाल की बेगम। भोपाल की बेगम ये अलीगढ़ में खोली थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ए का बी है, दूसरे का ए है और तीसरे का सी है और चौथे का डी है।
ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 में इसमें दिया गया है कि पहला कथन है कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष पुरुष तुलना नामक किताब की प्रकाशित की थी। तो ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब का प्रकाशन किया गया था, जो कि ये सही है। पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। तो इसका दूसरा वाला क्या है? तो दूसरा वाला इसका गलत है। इसमें पहला वाला केवल इसका सत्य है, दूसरा वाला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1929 में किया गया था। कब? 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो परमहंस मंडली का गठन ये कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा 1840 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1840 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सत्य है इसको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला दिया गया है इसमें कि सतनामी सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की थी। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत ये घासीदास के द्वारा किया गया था, लेकिन ये पश्चिम भारत में नहीं किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था? तो ये मध्य भारत में किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था? तो ये मध्य भारत में किया गया था, ना कि पश्चिम भारत में। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है, इसलिए इसका पहला वाला गलत हो गया। दूसरा इसमें है कि पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ में चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया था, जो कि इसका दूसरा वाला सही है। पहला वाला इसका गलत है, दूसरा वाला इसका सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। केवल इसमें बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है ओरू जाति और ओरू मतम ओरू देवम मनुष्यानु ये मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये श्री नारायण गुरु के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 कहा जा रहा है 57 है क्वेश्चन नंबर की गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फूले ने किस वर्ष की थी? तो गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा कब किया गया था? 1873 में किया गया था। कब? 1873 में किया गया था ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1867 में किया गया था। कब? 1867 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, 1867 में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों कि भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में आर्म्स एक्ट ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? 1878 में पारित किया गया था। कब? 1878 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इल्बर्ट बिल के बारे में बताना है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है इल्बर्ट बिल के बारे में? पहला इसमें दिया गया है कि 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था, जो कि इसका पहला वाला सही है। दूसरा है कि इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। तो ये दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला क्या है इसका? इसका दूसरा वाला गलत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला, केवल केवल इसमें पहला वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है
क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ बताना है इसमें। पहला इसमें दिया गया है कि 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था, जो कि सही है। दूसरा है कि संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके हैं, तो ये भी सही है। फिर तीसरा है कि सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ हुम के कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ये तीसरा वाला भी इसका सही है। इसमें तीनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो स्वराज की मांग सर्वप्रथम ये गर्म पंथियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो गर्म पंथियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। स्वराज की मांग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो गर्म पंथियों के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया है। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए ये ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। प्रशासनिक सुविधा के लिए इसका तर्क दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों कि 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन विचारक निकलकर संपूर्ण विश्व में फैले थे। तो कौन से विचारक निकल के संपूर्ण विश्व में फैले थे? तो ये थे समाजवाद का विचार, ये जो कि रूस की क्रांति से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है कि 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारियों को बढ़ाने के निम्न कारण क्या थे। इसमें निम्न कारण बताना है। कथन इसका पहला दिया गया है। पहले में कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त हो गई, जो कि सही है। दूसरा है कि 1917 की रूस क्रांति हुई थी, ये भी सही है। तीसरा है कि गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार थे, तो ये भी सही है। इसमें तीसरा वाला भी सही है। इसमें तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें तीनों कथन सत्य हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रॉलेट एक्ट के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दिया गया है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, जो कि ये सही है। दूसरा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यह पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, तो इसमें दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही, इसमें दोनों इसमें सही है। फिर उसके बाद इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के संबंध में बताना है। इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया है, यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों एक साथ जोड़ दिया गया, जो कि सही है। दूसरा वाला है कि असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, तो इसका दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, तो इसका तीसरा वाला भी सही है। इसमें तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। पहला दूसरा तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है कि पंजाब में सिखों के अकाली दल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सिखों के अकाली दल का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था पंजाब में? इसका राइट आंसर होगा कि अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है कि 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया गया है, पहला है कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था।
तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि गलत है। ये गलत है। ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। किसके? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसे पारित किया गया था। फिर इसके बाद आता है दूसरा है इसमें कि इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जो कि ये गलत है। कब मनाने जाने की घोषणा की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी था 1930 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें न तो पहला वाला सही है और न ही दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। न तो पहला सही इसका और न ही दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है कि भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भगत सिंह के संबंध में बताना है क्वेश्चन नंबर 70 में। इसमें पहला दिया गया है कि भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये कब किया गया था? ये 1928 में किया गया था। कब किया गया था? 1928 में, ना कि ये 1924 में। 1928 में किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, जिसका पहला वाला ये गलत हो गया। दूसरा है कि 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, जो कि सही है। दूसरा वाला सही इसका। तीसरा है कि 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, तो ये तीसरा वाला भी इसका सही है। तो इसमें दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। केवल दूसरा और तीसरा इसमें सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन बताना है राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 71 में इसमें दिया गया है, पहला कथन है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया था, जो कि सही है। दूसरा है कि 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस का 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो ये भी सही है। इसमें दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। इसमें दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों। इसमें दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा कब प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1940 में किया गया था। कब? 1940 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन बताना है सुभाष चंद्र बोस के संबंध में। पहला दिया गया है कि वे समाजवादी विचार लाने वाले नेता थे। तो वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, जो कि सही है। दूसरा है कि उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये दूसरा वाला भी इसका सही है। इसमें दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को, कब? 16 अगस्त 1946 को प्रारंभ किया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है कि मांत्रेक्स्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की है। सही है इसका, पहला वाला इसका सही है। दूसरा है कि इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। तो इसका दूसरा वाला भी सही है। इसमें दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। पहला दूसरा इसमें दोनों कथन सत्य हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा जा रहा है कि फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन दिया गया है इसमें कि 1791 के संविधान के
संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा था, जो कि पहला वाला इसका सत्य है। दूसरा है कि नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, तो ये दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, जो कि ये गलत है। दूसरा वाला क्या है इसमें, तो गलत है। तीसरा वाला इसमें गलत है, सॉरी, तीसरा वाला इसमें गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला दूसरा इसमें केवल सही है, केवल पहला दूसरा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है कि फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है। फ्रांस की राष्ट्रगान का क्या नाम है? तो मार्सिले है, जो कि सही है। फिर दूसरा है कि यह गीत पहली बार स्वयं सेव सेवियों ने पेरिस की और कूच करते हुए गाया था। तो यह गीत कब गाया गया था? यह गीत गाया गया था, यह गीत पहली बार स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गीत को गाया था। इसका दूसरा वाला भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पहला दूसरा इसमें दोनों सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों कि यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ बताना है इसमें। पहला कथन दिया गया है कि समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, जो कि सही है। दूसरा है कोऑपरेटिव यानी कि समूह उद्यम समाजवाद का एक ही स्वरूप है, ये भी सही है इसमें। तीसरा है कि मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, तो ये भी सही, इसमें तीनों सत्य हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, इसमें तीनों ही सत्य हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा जा रहा है कि खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खूनी रविवार के संबंध में बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि यह घटना 1917 में घटी थी, जब मजदूर का एक दल का जार के महल के सामने विरोध करते हुए पहुंचे थे। ये कब घटी थी? ये 1917 में, जो कि ये गलत है। 1917 में नहीं घटी थी। ये कब घटा हुआ था? तो ये 1905 में था। कब था? 1905 में खूनी रविवार के लिए जाना जाता है। इसका पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है कि मजदूर कार्य की अवधि घटाकर 8 घंटे तय करने के और वेतन में वृद्धि और कार्य में स्थिति के सुधार करने की मांग कर रहे थे, जो कि इसका दूसरा वाला सही है। पहला वाला क्या है? पहला वाला 1917 नहीं होगा, ये 1905 होगा। इसमें केवल दूसरा वाला ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, केवल इसमें दूसरा वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई थी? तो कौन सी योजना बनाई गई थी अमेरिकी सरकार के द्वारा जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए? ये बनाया गया था डब्स योजना। कौन सी? डब्स योजना बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, डब्स योजना बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें सही है कि इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? तो बायो इमेजिंग बैंक का इसमें से कौन सा प्राथमिक उद्देश्य है? तो ये अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना, ये जो कि बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित
काउंट टू ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला इसमें दिया गया है कि यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है, जो कि ये गलत है। ये केवल गलत है। इसमें दूसरा है कि इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना, जो कि इसका दूसरा वाला सही है दोस्तों। तीसरा है कि यह लंबी दूरी तक का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है, तो ये भी इसमें गलत है। ये भी गलत है। इसमें केवल 2 सही है, केवल 2 वाला आंसर सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) हिट एंड रन मामले में अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है, तो हिट एंड रन में, जो कि सही है। दूसरा है कि धारा 106(2) को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है, जो कि ये गलत है। दूसरा इसका गलत है, पहला इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही होगा, केवल इसमें पहला वाला ही सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनाज को भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कहा जाता है? तो कौन सा अनाज है जो कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? ये कौन सा अनाज है? तो ये चावल है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा, चावल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जा रहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन से कथन सत्य हैं उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 86 में इसमें दिया गया है, पहला कथन है कि यह तकनीकी नवाचार पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो कि ये गलत है। दूसरा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। इसका दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला इसका गलत है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका केवल बी वाला इसका सही है, केवल इसमें दूसरा वाला ही सही है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों कि भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। इसमें पहला दिया गया है कि भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदाय से प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से है, जो कि ये गलत है, पहला वाला इसका गलत है। दूसरा है कि भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, ये भी इसमें गलत है। तीसरा वाला है कि यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया हो तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी इस स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी इसमें गलत है। तीसरा वाला भी गलत है। इसमें तीनों गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देश के बीच कानून विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों के द्वारा संदर्भित कानून के प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा है जो कि जिम्मेदार होता है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा जा रहा है कि विमानन में उड़ान ड्यूटी समय सीमा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें से कौन सा है विमानन का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए, जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 है।
कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ईगल नेस्ट वन्यजीव ये किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा जा रहा है कि लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार कौन से शपथ लिए हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें शेख हसीना होंगी, जो कि ये वर्तमान में अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि भारत के पहले डाकर्ड स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये किसको दिया गया है? तो पेच टाइगर रिजर्व को। किसको? पेच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों, पेच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन पर सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है उस पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 93 में इसमें कहा जा रहा है कि पहला कथन दिया गया है कि यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो कि संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए एक महत्वपूर्ण है, तो जो कि ये सही है। दूसरा है कि अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है, तो ये भी सही, इसमें दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है दोस्तों कि इस अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थिति के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियां देने से रोकता है, जिसे नागरिक की गोपनीयता सुरक्षित रहती है। इससे ये वाला गलत है, तीसरा वाला इसका गलत है, जबकि इसमें दूसरा और पहला इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, केवल इसमें पहला और दूसरा सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा जा रहा है दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला दिया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण भारत धर्म के हर शहर कस्बों स्वच्छता सफाई स्वास्थ्य रक्षा का एक वर्ष के सर्वेक्षण है, जो कि सही है। दूसरा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहर के मूल्यांकन के लिए अवशिष्ट प्रबंधन सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन का कुछ फोकस क्षेत्र में से एक है, जो कि ये गलत है। तीसरा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरों मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित भागीदारी के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया जाता है, तो ये तीसरा वाला इसका सही है। तीसरा वाला सही है और पहला वाला सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल इसमें पहला और तीसरा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा जा रहा है कि ग्रीन फ्यूल्स एयरलाइंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है ग्रीन फ्यूल्ड एलायंस इंडिया के बारे में। तो दिया गया है इसमें पहला है कि गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना, जो कि ये सही है। दूसरा है कि यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है, ये भी सही है। तीसरा है कि हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के सुविधाजनक बनाना और GFAI में शामिल सहयोग में कुछ प्रमुख क्षेत्र भी हैं, तो तीसरा वाला भी इसका सही है। इसमें तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा इसमें तीनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित किस फसल के लिए उपयोगी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसमें पहला दिया गया है इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, सही है। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 अंश सेल्सियस की सीमा के भीतर आता है, तो ये भी सही है। इसके तटस्थ पीएच वाली अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, तो ये भी सही है। यह हल्की ठंडा को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्म को प्रति
संवेदनशील है, तो ये भी सही है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, ये किस फसल के लिए कहा गया है, तो ये दाल के लिए कहा गया है। दाल के लिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि फर्स्ट फर्स्ट एसटीएमई भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान और विकास सुविधाओं की सुझाव करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है, जो कि ये सही है, पहला वाला इसका सही है। दूसरा है, दूसरे में कहा जा रहा है कि फर्स्ट एसटीएम भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधा मानचित्र द्वारा शुरू की गई समावेशी परियोजना एक कल्याण पहल है, जहां समुदाय सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इसका दूसरा वाला क्या है, तो दूसरा वाला इसका गलत है, पहला वाला इसमें सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, ये लॉन्च किया जा रहा है ओएनसीजी के द्वारा, ओएनसीजी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है कि पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है। ये कहाँ पे किया गया है, ये नासिक में किया गया है। कहाँ पे, नासिक में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो मिलन 24 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे किया गया है, तो विशाखापट्टनम में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है क्वेश्चन नंबर 100 का। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक देखा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखा है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।